नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लेके क्लास 6 भूगोल की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके अध्याय 7, जिसका नाम है हमारा देश भारत के विषय में। आज हम लोग जानेंगे अपने देश भारत के बारे में। यहाँ पे हमने एक अपने देश भारत का मानचित्र बनाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हम भारत की स्थिति का अध्ययन करेंगे। हो सकता है एकदम एक्यूरेट नक्शा ना हो, लेकिन फिर भी हमारे समझने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो जो भारत है ये बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, जिसमें इसके उत्तर में हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं, और इसके दक्षिण में हिंद महासागर, और इसके पश्चिम में अरब सागर, और इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी। ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ दिखाई देता है, जो इसका प्रायद्वीपीय भाग है पूरा जल से घिरा हुआ है। भारत के लिए ही हम लोग जो गीत गाते हैं, उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। तो यहाँ पे ये हमारे भारत की जो स्थिति है कुछ ऐसी है। अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है भारत का। अब अगर हम बात करें इसके विस्तार की, उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक, सबसे नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक, तो इसका जो विस्तार है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। यहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर। और अगर हम इसके यहाँ पूरब में अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश से इधर पश्चिम में कच्छ, गुजरात के कच्छ तक जो इसका क्षेत्रफल है वो 2900 किलोमीटर है, लगभग 2900 किलोमीटर। तो इसका जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का क्षेत्रफल है, विस्तार है 3200 किलोमीटर है लगभग, और जो इसका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात यानी कि कच्छ तक का विस्तार है वो 2900 किलोमीटर है। भारत के ये ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर जो हमने देखा हिमालय, और जो इसका पठारी प्रदेश, ऊंचे ऊंचे पठार, उत्तर के मैदान, और ये पश्चिम में स्थित इसका महामरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, और इसके तटीय भाग, ये सारे ही इसके विभिन्न स्थल रूपों को दिखाते हैं, भारत की विभिन्न स्थल रूपों को प्रकट करते हैं। और भारत में स्थल रूपों के साथ साथ यहाँ की बोलियाँ, यहाँ की भाषा, लोगों का रहन सहन, यहाँ की संस्कृति में भी बहुत ज़्यादा भिन्नता दिखाई पड़ती है, अलग अलग है। तो यहाँ पे बात करते हैं भारत में विभिन्नता में एकता की, अनेकता में एकता का कॉन्सेप्ट हमारे ही देश का है कि इतनी भी सारी चीज़ें जहाँ पे भाषा, धर्म, संस्कृति, रहन सहन, खान पीन सब कुछ अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, लेकिन यहाँ के लोगों को एक राष्ट्रीयता के एक सूत्र में जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी है वो 120 करोड़ से भी अधिक है, 120 करोड़ से भी अधिक है। और इस जनसंख्या की दृष्टि से
चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है विश्व में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम जानते हैं कि भारत का 7वां स्थान है। अगर हम बात करें भारत की स्थिति की, भारत की इस पृथ्वी पर स्थिति की, तो भारत जो है हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध मतलब इस भाग में, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम, तो यहाँ पे उत्तर और पूरब। भारत की स्थिति कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, बीच से गुजरती है, जिसमें से यहाँ पे ये गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये मिजोरम से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये इसके बीच से गुजरती है। तो इसका जो नीचे वाला भाग है ये उष्ण कटिबंध में आता है, ऊपर का शीतोष्ण कटिबंध में। और अगर हम बात करें भारत के अक्षांशीय विस्तार की, अक्षांश रेखाएं देखी थी हमने पृथ्वी पे, ग्लोब पे जो काल्पनिक रेखाएं होती है, तो जो विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री अक्षांश है, उसके जो उत्तरी गोलार्ध में है वो उत्तरी अक्षांश, जो दक्षिण गोलार्ध की रेखाएं होंगी दक्षिणी अक्षांश। तो भारत की स्थिति जो अक्षांशीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, इसका नीचे का जो दक्षिणी भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में पड़ेगा, और ऊपर का जो कश्मीर वाला भाग है ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। उत्तर क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में, भारत पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसीलिए इसका अक्षांशीय विस्तार नीचे का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, और ऊपर यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और अगर हम बात करें भारत की देशांतरीय विस्तार की, हमने ग्लोब पे देशांतर रेखाएं भी पढ़ी थी, जो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती थी। देशांतर रेखा जिसमें जो बीच की रेखा थी, जिसको 0 डिग्री देशांतर माना था, तो वहां से मापेंगे तो इसको हम, उसमें हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को जो बांटती थी वो 0 डिग्री थी। तो हमारा भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका हम देशांतरीय विस्तार देखेंगे, जो कि इधर का 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से उधर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। तो ये जो इधर का गुजरात महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूरब में पड़ेगा, और जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में पड़ेगा। अब हमने देखा था कि जो देशांतर है वो समय के लिए हम लोग देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, तो ये लगभग 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। तो देशांतरीय विस्तार का समय, स्थानीय समय में अंतर है। भारत का एक ही मानक समय माना गया है, भारत का एक मानक समय माना गया 82.5 डिग्री, लेकिन चूंकि इसका देशांतरीय विस्तार अधिक है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से जो ये गुजरात यहाँ के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि इसका अंतर 29 डिग्री है, और जो पृथ्वी है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इस हिसाब से इसमें 2 घंटे का लगभग अंतर आ जाएगा, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य गुजरात से 2 घंटे पहले उग जाएगा और यहाँ सुबह 2 घंटे बाद होगी। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की।
तो पड़ोसी कौन कौन है भारत के? पड़ोसी देश। तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल, ये भूटान और ये चीन। और इधर इसका पड़ोसी देश पाकिस्तान। और इधर से यहाँ से सीमा लगती है अफगानिस्तान की भी। तो अफगानिस्तान भी क्या हो जाएगा? पड़ोसी देश हो जाएगा। और यहाँ पे म्यांमार, और ये रहा यहाँ बांग्लादेश। तो ये भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं। बाकी कुछ देश श्रीलंका, मालदीव, ये भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है, यानी कि यहाँ जो जलीय भाग जुड़ते हैं दो देशों की, जल संधि, उसको पाक जल संधि कहते हैं, उसके माध्यम से जुड़ती है। और अरब सागर में यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ये द्वीप समूह है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अगर हम बात करें भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन की, तो भारत को प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक क्रियाकलापों की सुविधा के लिए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, वर्तमान समय की स्थिति है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। और जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली है, नई दिल्ली राजधानी है। और जो भारत में राज्यों का विभाजन हुआ है, राज्यों का विभाजन भाषाई आधार पर हुआ है, भाषा के आधार पर हुआ है। और जो इसका सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे ये पड़ता है राजस्थान। तो राजस्थान हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जो सबसे छोटा राज्य है इसका गोवा है, गोवा, ये इधर छोटा सा राज्य है गोवा। अब हम बात करते हैं भारत के भौतिक विभाजन की। भौतिक विभाजन, तो भारत में हमने देखा कि सभी प्रकार की जो आकृतियां हैं, स्थल रूप हैं, पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, सब देखने को मिलते हैं। और जो इसके उत्तर में है हिमालय, वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है और प्रहरी यानी संतरी का कार्य करता है, रक्षक का कार्य करता है उत्तर दिशा में। जो हिमालय है, हिम आलय, इसका अर्थ होता है बर्फ। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, बर्फ का घर। जो हिमालय है वो तीन समानांतर श्रृंखलाओं में विभाजित है। 3 समानांतर श्रृंखलाएं कौन सी? जो सबसे ऊपर का है, सबसे उत्तरी भाग, उसको वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, वृहत हिमालय या हिमाद्री, ये सबसे उत्तरी भाग है। उसके बाद जो दूसरी श्रृंखला है उसको मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। और उसके बाद जो तीसरी श्रृंखला है उसको शिवालिक श्रेणियां कहते हैं। ये सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। सबसे उत्तर में वृहत हिमालय हिमाद्री, उसके बीच में मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, और सबसे दक्षिण में शिवालिक। और शिवालिक के नीचे यानी कि हिमालय के दक्षिण भाग में उत्तर के मैदान है, इधर ये मैदानी क्षेत्र है। तो ये हिमालय के द्वारा जो नदियां हिमालय से निकली हुई हैं उनके द्वारा बहा के लाई गई जलोढ़ मृदा से निर्मित
उनकी उसकी मिट्टी के निक्षेपों से निर्मित ये मैदान है, तो उत्तर के मैदान बोलते हैं इनको। ये जो भारत के उत्तरी मैदान है, ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा बने हुए हैं। और इन्हीं जो मैदानी भाग हैं, इन मैदानों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं मैदानी भागों में ही रहती है। और इसके पश्चिमी भाग में, यहाँ हमने देखा था ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भारतीय महामरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल यहीं पे है। और ये क्षेत्र शुष्क रेत वाला है ना, रेतीला है। और यहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत कम मात्रा में, रेत है, बारिश नहीं होती है। यहाँ का जो जैसलमेर है सबसे गर्म क्षेत्र है, जहाँ पे किसी किसी वर्ष बारिश होती ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे शुष्क जलवायु है। अब हम बात करें भारत के पठारी क्षेत्र की, पठारी, तो इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार आकार है इसका। दक्कन का पठार बोलते हैं इसको। भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी जो भूमि है काफ़ी ऊंची नीची है, धरातल इसका काफ़ी ऊंचा नीचा है। और इसमें कई पहाड़ी श्रृंखलाएं भी हैं, जिसमें इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और यहीं पे विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलती हैं, जिससे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ निकलती हैं, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में पश्चिम की बहने वाली नदियां हैं ये। और यहीं पे जो इसका ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी तट, और ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट। इसको पश्चिमी तट को सह्याद्री भी बोलते हैं। जो पश्चिमी घाट है इसका विस्तार एक समान हुआ है, एक समान है, ये सीधा है। और जो ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट ये बीच बीच में टूटा फूटा है और काफ़ी चौड़ा है। ये जो पश्चिमी घाट है ये सकरा है। और ये पठारी प्रदेश है, यहाँ पे खनिजों के भंडार हैं प्रचुर मात्रा में। कोयला, लौह अयस्क ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है इसके पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान है। और जो पूर्वी घाट है यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान होगा। और पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान। और जो पश्चिम तटीय मैदान है ये सकरे हैं, और पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं। और यहीं पे इसी पठारी प्रदेशों से निकली हुई नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पूरब में गिरती हैं। इन्हीं नदियों के कारण ही जो ये पूर्वी तट है कटाफटा है, उसी कारण इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये अपने मुहाने पर, यानी कि जहाँ पे ये गिरती हैं वहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा वो भूमि होती है जहाँ पे जो नदी समुद्र में मिलने वाली होती है जब, तो उसका वेग है, बहाव कम हो जाता है। उसके साथ बहा कर लाए गए गाद, सिल्ट, जो बहा के ला रही बालू वगैरह, तो वो जमा हो जाते हैं। वो जब जमा हो जाते हैं तो नदी कई वितरिकाओं में टूट जाती है, मतलब कई भागों में बढ़ जाती है। तो जो जम जाता है वो भाग डेल्टा कहलाता है। ये डेल्टा बहुत उपजाऊ होते हैं। और बंगाल की खाड़ी में ही जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा है, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। सुंदरवन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। द्वीप समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप ये अरब सागर में है, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। प्रवाल एक समुद्री जंतु होता है जिसको पॉलिप कहते हैं। वो जब मर जाता है तो उसका जो कंकाल बचता है, वही कंकाल जब इकट्ठा होते रहते हैं तो जब ऊंचा भाग जिससे निर्मित हुआ है उसके कंकाल से, वही ये लक्षद्वीप है। इसीलिए इसको प्रवाल द्वीप भी कहते हैं।
और ये जो केरल का तट है, केरल से के तट से कुछ ही दूरी पर ये स्थित है। और दूसरा द्वीप समूह जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में है। तो दोस्तों ये था हमारा अध्याय 7, हमारा देश भारत, जिसमें हमने अपने देश भारत के बारे में कुछ मोटी मोटी चीज़ें जान ली हैं। हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।